Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Students, this is video number 20 and from this video we are studying chapter elasticity of demand. Children, in the previous video we have discussed about the determinant of demand. I mean to say that in the previous video we discussed about demand. हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की डिमांड क्या होती है. हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड की भी बात की. डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड चिल्ड्रन वो फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से डिमांड चेंज होती है, या तो डिमांड इंक्रीज होती है या डिमांड डिक्रीज होती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच चेंज द डिमांड इज प्राइस. पता है हम लोगों को, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा भी था. देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगी. प्राइस डिक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगी. ये तो चिल्ड्रन हो गया मेन फैक्टर विच अफेक्ट डिमांड. एक्सेप्ट प्राइस मैनी अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर दैट अफेक्ट द डिमांड. मतलब ये कि प्राइस के अलावा और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं. फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करूँ, इनकम की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, फेवरेबल टाइम की बात करें, तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं चिल्ड्रन जिनकी वजह से हम प्राइस जो है इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है. ठीक है ना. तो जब डिमांड कम या ज़्यादा होती है चिल्ड्रन, या जिसकी वजह से होती है, तो उन्हें कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. तो चिल्ड्रन जब हम चेंज ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर हम प्राइस की बात करें, है ना, तो प्राइस जो है मेन फैक्टर है. प्राइस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है ना. यहाँ पर जब भी डिमांड चेंज इन डिमांड की बात करेंगे तो हम बात करें चिल्ड्रन क्वांटिटी में कितना डिमांड आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है. तो चिल्ड्रन अगर प्राइस मान लो कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस अगर 2 रुपीज़ इंक्रीज होता है तो डिमांड 4 डिक्रीज हो जाती है. या प्राइस डिक्रीज हो जाता है कुछ, तो उसकी वजह से मान लीजिए प्राइस 1 रुपीज़ डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांड में 10 यूनिट्स का इंक्रीज हो गया. तो प्राइस 2 रुपीज़ कम होना, डिमांड 10 यूनिट इंक्रीज होना, ये चिल्ड्रन कहना जो है, या इस तरीके से किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन करना कि रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड लुकिंग इलॉजिकल. ये थोड़ा इलॉजिकल लगता है, लॉजिकल बिल्कुल नहीं लगता है कि हम इस तरीके से बात करें. तो चिल्ड्रन इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने एक थ्योरी डिस्कवर की, एक थ्योरी के बारे में सोचा. उसे हम कहते हैं चिल्ड्रन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये है, इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी. यानी किसी कमोडिटी में कितने परसेंट चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी. यानी वो सारे फैक्टर में कितना चेंज हुआ जिसकी वजह से डिमांड में कुछ परसेंट का चेंज हुआ. तो ये दोनों का चिल्ड्रन रिलेशन है कि प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर विच अफेक्टिंग द डिमांड. यानी वो सारे फैक्टर जिनकी वजह से डिमांड चेंज होती थी उसमें कितने परसेंट चेंज हुआ जिसकी वजह से डिमांड हमारी चेंज हुई. तो इस रिलेशन को जब हम चिल्ड्रन रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. करेक्ट है चिल्ड्रन. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला बोर्ड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स. यहाँ जो एक्स है वो चिल्ड्रन कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता है. कोई भी कमोडिटी आप ले सकते हो. तो ये आप देख रहे हो ई कैपिटल में है और डी स्मॉल लेटर में है. ये सिंबल है जिससे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं. तो देख सकते हैं आप चिल्ड्रन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स. यानी वो सारे फैक्टर चिल्ड्रन, प्राइस है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, पॉपुलेशन है, ठीक है, इन सारे फैक्टर में कितना चेंज आ रहा है जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है. अब चिल्ड्रन जो चेंज इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है चिल्ड्रन, इसको हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना. एक तो हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ, इसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसमें हम रिलेशन पता लगाते हैं कि डिमांड में कितने परसेंट चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन प्राइस. यानी प्राइस में 10% चेंज हुआ तो डिमांड में कितने परसेंट चेंज हुआ. ठीक है. दूसरा चिल्ड्रन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चिल्ड्रन हम ये देखते हैं कि जो रिलेटेड गुड्स हैं, आपको याद होगा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको रिलेटेड गुड्स के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी. एक तो था सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स.
सब्सटीट्यूट गुड वो गुड होते हैं चिल्ड्रन जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, ये टी नहीं है तो कॉफ़ी, इस तरीके से एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करते हैं। दूसरा था चिल्ड्रन कॉम्प्लीमेंट्री गुड, वो थे ये वो कमोडिटी हैं जो दो हु आर यूज टुगेदर, जिनको हम एक साथ यूज करते हैं, एक के बिना दूसरा किसी काम करने, जैसे मोबाइल सिम के बिना यूज नहीं होगा, कार जो है बिना पेट्रोल के बिना नहीं चलेगी, पेन जो है बिना रिफिल के नहीं चलेगा। तो ये चिल्ड्रन कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चिल्ड्रन हम ये देखते हैं कि रिलेटेड गुड में चेंज होने की वजह से गिवन कमोडिटी, रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज होने से गिवन कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आया, हम ये रिलेशन इसमें देखते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। दूसरा है चिल्ड्रन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिमांड में कितना चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन डिमांड, चेंज इन इनकम, यानी हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड में कितना डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, या हमारी इनकम इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई जिसकी वजह से डिमांड में हमारे कितना चेंज आया। तो चिल्ड्रन देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है। तो क्रॉस लगा देने का यहाँ पर मतलब चिल्ड्रन ये है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये नहीं है, और दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ स्टडी करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देख सकते हैं चिल्ड्रन, तो इसके बाद ये नीचे लिखा हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चिल्ड्रन यहाँ पर हमने आपको बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चिल्ड्रन यही है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। एक कमोडिटी के डिमांड में कितना रिस्पॉन्सिव हुआ है, कितना चेंज हुआ है विथ रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी, यानी कि इसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से उसके डिमांड में कितने % का चेंज आया है। इस रिलेशन को हम जब स्टडी करते हैं इसी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो हम ये कहेंगे कि प्राइस में चेंज होने की वजह से चिल्ड्रन डिमांड में कितना चेंज आया है। इसके लिए चिल्ड्रन हमारे पास एक मेथड है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा मेथड है जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, तो हमारे पास है चिल्ड्रन परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके चिल्ड्रन दो और नाम है, 3 और नाम है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। प्रोपोर्शनेट मेथड भी इसको कहते हैं, दूसरा है फ्लक्स मेथड, और थर्ड है मैथमेटिकल मेथड। ये जो एक ही मेथड के 4 नेम है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर इसको कहते हो आप कह सकते हो प्रोपोर्शनेट मेथड, या कह सकते हो फ्लक्स मेथड, या आप मैथमेटिकल मेथड नाम से जान सकते हो। ये इसको ये जो रूल है चिल्ड्रन, ये जो मेथड है, इस मेथड को बताया था प्रोफेशनल अल्फ्रेड मार्शल ने। ये जो है एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने इस प्रिंसिपल के बारे में अपनी बुक, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और इस बुक में इन्होंने इस मेथड के बारे में और इलास्टिसिटी के बारे में हमें अल्फ्रेड मार्शल ने सबसे पहली बार बताया। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन प्राइस इलास्टिसिटी, या आप कह सकते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। अब हम इसके फार्मूले के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं चिल्ड्रन कि एक्चुअली में हम इसके फार्मूले को या हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो चिल्ड्रन यहाँ पर हमें अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास 3 चीज़ें आने वाली चिल्ड्रन। एक तो हमारे पास आएगी इनिशियल प्राइस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हो गया इनिशियल प्राइस। ठीक है, इनिशियल प्राइस को मैंने ले लिया है पी, और दूसरा हो गया चिल्ड्रन इनिशियल क्वांटिटी होगी। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी की, यानी जब प्राइस पी था तो क्वांटिटी थी क्यू। अब जो है जो न्यू प्राइस है चलिए, न्यू प्राइस हो गया है हमारा P1 और न्यू क्वांटिटी हो गई है Q1। अब हमें तो चिल्ड्रन ये जो इनिशियल प्राइस है, इनिशियल प्राइस का मतलब किसी कमोडिटी का अगर प्राइस है P तो उसकी क्वांटिटी है Q। अब प्राइस चेंज हो गया, प्राइस चेंज होने का मतलब चिल्ड्रन है न्यू प्राइस, है ना, चेंज होने के बाद। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन हम लोग प्राइस चेंज की बात करें तो प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी है, यहाँ पर मैंने Q1 लिखा है, तो ये क्वांटिटी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ये इस प्राइस पर डिपेंड करता है ना। लॉ ऑफ डिमांड आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, तो उस हिसाब से यहाँ पर समझ सकते हो। लेकिन चेंज
दोनों में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये न्यू प्राइस है, अभी चेंज होने के बाद प्राइस आया, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जो भी है हमने बस लिख दिया है। ऐसे ही जो क्वांटिटी है वो भी कम या ज़्यादा हो सकती है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे स्टूडेंट चेंज इन प्राइस। यहाँ पर मैं लिखूँगा, पहले हम लिखेंगे चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस को स्टूडेंट हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा पी से, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे चेंज इन प्राइस, तो हम इसको निकालेंगे स्टूडेंट न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। वो प्राइस जो शुरुआत में थी, ये थोड़ा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा हो, तो ये आप लिखोगे डेल्टा पी हो जाएगा हमारा। चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखो न्यू प्राइस था हमारा P1, ओल्ड प्राइस था हमारा P, ठीक है ना। ये मैंने आपको सिर्फ सिंबलिकली दिखा दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम निकालेंगे स्टूडेंट चेंज इन क्वांटिटी, मतलब कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट डेल्टा क्यू से। इकोनॉमिक्स में जहाँ पर भी डेल्टा आ जाए तो समझ लेना स्टूडेंट हम चेंज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी, तो देखो न्यू क्वांटिटी है हमारी, यहाँ पे वही लिखेंगे स्टूडेंट। चेंज इन क्वांटिटी के लिए हमारे पास फार्मूला रहेगा न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि जो न्यू क्वांटिटी थी वो थी हमारी Q1, ओल्ड क्वांटिटी थी Q, ठीक स्टूडेंट। तो ये हमने लिख लिया। अब आपको इसमें ध्यान देना है, देखो ये तो हो गया हमारा डेल्टा P और डेल्टा Q, और ये हो गया हमारा डेल्टा P। अब इस जो ये हमारे पास डेटा आ गए हैं, इनको हम फार्मूले में रखेंगे। तो फार्मूला स्टूडेंट हमारा ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे, अब ये देखो हमारा मेथड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जो क्वांटिटी डिमांड थी उसमें कितने % का चेंज आया है। तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखो ये हमारी क्वांटिटी थी, इस इतना चेंज हुआ है, ये डेल्टा क्यू हमारा चेंज हुआ है, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू मैं लिखूँगा यहाँ पर 100, ठीक है ना। ये जो डेल्टा क्यू है ये स्टूडेंट कितना क्वांटिटी में चेंज हुआ है, और ये जो क्यू है ये इनिशियल क्वांटिटी थी, यानी शुरुआत में कितनी क्वांटिटी थी। फिर हम नीचे लिखेंगे लेकिन स्टूडेंट डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस, कितना प्राइस में चेंज हुआ ये देख सकते हो आप, नीचे इनिशियल प्राइस इंटू 100, ठीक है ना। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। अब स्टूडेंट अगर इसको आप सिंप्लीफाई मेथड में लिखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और ये डिवाइड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। अब इसको मोर सिंप्लीफाई मेथड में लिखोगे तो स्टूडेंट ये तो हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू अपॉन क्यू रहेगा, इंटू ये हो जाएगा पी अपॉन डेल्टा पी, ठीक है। इसको अगर हम और अच्छी तरीके से लिख ले तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो ये स्टूडेंट हमने फार्मूला को ऑब्टेन कर लिया है, फार्मूले को प्रूव कर लिया है। इस फार्मूले को यूज करके स्टूडेंट आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं। स्टूडेंट वैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई सिंबल मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन आपको इससे पहले वाले चैप्टर में जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जब आप ये चेंज इन प्राइस निकालोगे और या फिर चेंज इन क्वांटिटी निकालो तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। जब उस आंसर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, जब उस नेगेटिव को आप रखोगे तो या तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव नहीं आया तो फिर ये नेगेटिव आएगा। अगर इनमें से कोई सा भी एक नेगेटिव आएगा चिल्ड्रन तो जो आपको फाइनल आंसर है वो नेगेटिव आएगा। यहाँ पर भी नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर भी नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर भी नेगेटिव रहेगा। लेकिन चिल्ड्रन यहाँ पर हमें नेगेटिव सिंबल की या माइनस सिंबल की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं, हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, हम इंटीजर की या फिर रेशनल नंबर की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये जो हमारे पास फाइनल जो हम यहाँ पर लिखेंगे निगेटिव पॉजिटिव से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो चेंज इन प्राइस है या चेंज इन क्वांटिटी है नेगेटिव में आएगा तो आप पॉजिटिव में लिखोगे, पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव में ही रहेगा।
तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।